तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे लोग, सबसे बेहतरीन टॉपिक मैथमेटिक्स का, मैं हर एक टॉपिक के लिए ऐसा बोलता हूँ, लेकिन ये वास्तव में डिफरेंशिएशन, अवकलन, डेरिवेटिव मैथमेटिक्स का वो टॉपिक है बच्चे, जो ये बताता है, ये बताता है हमें कि मैथमेटिक्स में एक जादुई पावर है, एक मैजिशियन पावर है। और ये टॉपिक बच्चे जब पहली बार अस्तित्व में आया, जब पहली बार इसके बारे में लोगों ने सोचना चालू किया, तो जो व्यक्ति सोचता था उस व्यक्ति को खुद बिलीव नहीं होता था कि ऐसा हो पाएगा, आने वाले समय पे ऐसा कभी हो पाएगा। और बच्चे, इसी टॉपिक की वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से आज हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर पा रहे हैं। बच्चे, यहाँ से जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं मार्स के लिए, मंगल ग्रह के लिए, चांद के लिए, है ना बच्चे, या फिर किसी और ग्रह की तलाश के लिए, किसी और धरती की तलाश के लिए, तो बच्चे आप ये जान लो कि अगर वो सैटेलाइट, अगर वो उपग्रह 3 वर्ष के बाद उस ग्रह पे पहुंचने वाला है, 1 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद उस ग्रह पर पहुंचने वाला है, तो बच्चे हमें एक हर क्षण पे, हर समय पे ये पता है कि इस टाइम पे उस उपग्रह की क्या पोजीशन है। मतलब कहने का कि t = 12 डेज, 12 दिन में उपग्रह कहाँ पे होगा और उसकी क्या स्पीड होगी। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, सब कुछ पहले से ही सेटल होता है बच्चे। और हमें पता होता है कि हमारा सैटेलाइट किस दिन हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से सैटेलाइट में आदमियों को बैठा दिए या फिर रिमोट सिस्टम से सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसमें ईंधन लगा दिए, और ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट चलता जाएगा और जब पहुँच जाएगा तब उसको रोक देंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, सारी चीज़ें पहले से ही कैलकुलेटेड हैं। तो अब आप ये सोचो, जादू नहीं है तो क्या है। हम एक ऐसे अज्ञात जगह के लिए जा रहे हैं जो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देता। हमने मात्र कल्पना करी है, उसे बड़े बड़े लेंसों से देखा है, और उस दिशा में हम अपने रॉकेट, हम अपने सैटेलाइट छोड़ देते हैं, और वो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बाद उस जगह पे पहुंचते हैं। और हमें इस पूरे 5 वर्ष का जो टाइम पीरियड है बच्चे, जो 5 वर्ष की यात्रा का जो समय है, टाइम टेबल है, उस हर क्षण पे पता होता है कि हमारी चीज़, हमारा उपग्रह इस टाइम पे t = 1 साल बाद, t = 1 साल 4 घंटे बाद, t = 1 साल 6 घंटे बाद हमारा सैटेलाइट कहाँ पे होगा, किस स्पीड पे होगा। तो बच्चे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैथमेटिक्स की अपने आप में। और इस उपलब्धि ने फिजिक्स को, तो ये समझ लो कि शून्य से समंदर बना दिया। फिजिक्स में अपार संभावनाएं पैदा करी मात्र इस टॉपिक ने। तो बच्चे, अगर हम इस टॉपिक के खोज की बात करें कि वो कौन से महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अवकलन, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमें दिया, तो बच्चे 2 महान साइंटिस्ट, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और लैम्ब्रिज के बीच बहुत बड़ी लड़ाई चली। लैम्ब्रिज हमेशा कहते रहे कि अवकलन मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और सर न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, सर आइजैक न्यूटन, हमारे जो न्यूटन बाबा हैं, तो न्यूटन बाबा हमेशा कहते रहे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और कुछ बहुत ही करीबी लोग कहते हैं कि न्यूटन अवकलन के बारे में बहुत पहले से काम कर रहे थे। लैम्ब्रिज कुछ और काम से अवकलन न्यूटन के पास आए हुए थे, और उन्होंने न्यूटन के सारे थीसिस कॉपी कर लिए थे, पढ़ लिए थे। और उसके बाद वो अपने जगह, वास्तव में वो दूसरे कंट्री से थे, और ये हमारे न्यूटन दूसरे कंट्री से थे। तो वो सारा कुछ देख के अपने कंट्री चले गए, फिर वहाँ से उन्होंने पब्लिश किया, और उन्होंने अपने नाम का कॉपीराइट करा लिया, पेटेंट करा लिया डेरिवेटिव का। और न्यूटन और उनकी तब तक लड़ाई चलती रही जब तक लैम्ब्रिज का निधन नहीं हुआ। लैम्ब्रिज के निधन के बाद ये लड़ाई समाप्त हो गई, और दुनिया ने संयुक्त रूप से माना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूटन और लैम्ब्रिज दोनों की देन है। लेकिन बच्चे, अगर एग्ज़ाम में आता है, कहीं पूछा जाता है, तो जो हम बोलेंगे लैम्ब्रिज को, क्योंकि जो मेन रिकॉर्ड में है वो वहाँ पे न्यूटन का नाम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही जादुई कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद अपन अपने बुक में प्रवेश करेंगे। तो बच्चे, अवकलन हमें ये बताता है, डिफरेंशिएशन टेल अस, अवकलन हमें ये बताता है बच्चे कि कोई चीज़ कितनी फास्ट चेंज हो रही है। मतलब हिंदी में बोलें परिवर्तन की दर, इंग्लिश में बोले बच्चे तो रेट ऑफ चेंज। मतलब
अगर दो वस्तुएं हैं, पहली बात तो जब मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं, जब मैं परिवर्तन के दर की बात करूं, तो आपके दिमाग में हमेशा घंटी बजे कि दो चीज़ें होंगी तभी परिवर्तन की दर निकलेगी, दो चीज़ें होंगी तभी चेंज निकलेगा। कहने का मतलब ये है प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, तो मेरे सापेक्ष जो कार चल रही है, तो मेरे सापेक्ष कार गति कर रही है, तो मेरे सापेक्ष कार मोशन में है, मेरे सापेक्ष मतलब मेरे रिस्पेक्ट में जो कार है वो मूव कर रही है। या मैं ये बोलूँ कि मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे सापेक्ष में जो कार है वो चेंज हो रही है ना बच्चे। अगर मेरे साथ मेरा कोई साथी भी खड़ा हुआ है तो मेरे और उस पर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम दोनों खड़े हैं बच्चे। अगर हम दोनों साथी कार में बैठे हुए हैं तो मेरे सापेक्ष, मेरे रिस्पेक्ट में मेरा साथी मोशन में नहीं है, हम दोनों स्थिर हैं एक दूसरे के सापेक्ष में। हाँ, हम दोनों जो हैं बाहर की किसी चीज़ के सापेक्ष में गति में हैं दोनों। मतलब अगर बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम कार में चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष हम क्या हैं बच्चे, मोशन में हैं। इसे हम सापेक्ष गति भी कहते हैं, जो आपने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिलेटिव स्पीड, है ना बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन चेंज की बात करें तो दो चीज़ों की बात हम करते हैं। तो बच्चों हमें डिफ्रेंशिएशन बताता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ गति से चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, चेंज होने की दर क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, परिवर्तन की दर क्या है। तो बच्चे हमने बता दिया कि कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। या फिर हम ये बोलें कि अवकलन हमें परिवर्तन की दर बताता है प्यारे प्यारे बच्चों। और परिवर्तन की दर को हम कहते हैं इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कहते हैं प्यारे बच्चों। अब रेट ऑफ चेंज जो है दो प्रकार का होता है। एक तो बहुत सिंपल, जो दुनिया जहान के लोग जानते हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसे हम कहते हैं बच्चे औसत परिवर्तन की दर। औसत परिवर्तन की दर। और बच्चे एक प्रकार का होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब बच्चे तात्क्षणिक, फिजिक्स में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक गति, तो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। तो बच्चे जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, इसका डिफरेंशिएशन से, अवकलन से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। ये समझना बहुत आसान है। एवरेज का मतलब ये है बच्चे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ये है बच्चे, इनके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। मैं हमेशा 60 किलोमीटर इसलिए लेता हूँ बच्चे क्योंकि हमारी तहसील मऊगंज से रीवा की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है, रीवा की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। तो बच्चे अगर ये यहाँ से 10 बजे चलना प्रारंभ करता है और रीवा 12 बजे पहुँच जाता है, तो हम ये बोलेंगे बच्चे कि वो 60 किलोमीटर का हमें पता है चाल, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे, होता है दूरी बटे समय। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे इसे कि चाल मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी बच्चों, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, समय लिया 2 घंटे, तो 2/6 मतलब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बच्चे तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, इसे हम औसत परिवर्तन की दर कहते हैं। तो अवकलन का लेन देन इस एवरेज रेट ऑफ चेंज से नहीं है, इस औसत परिवर्तन की दर से बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए न्यूटन और लैम्ब्निज को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो पहले भी लोगों को समझ में आता था प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर ये अवकलन का इस्तेमाल, अवकलन का उपयोग कहाँ पे है बच्चे, तो जो रेट ऑफ चेंज का दूसरा टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फिर तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक मतलब समय विशेष पर, क्षण विशेष पर।
इन अ स्पेसिफिक टाइम, है ना बच्चे, स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है और 11 बजे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताओ कि 11 बजे जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे चोट कितनी आई होगी, गहरी आई होगी या कम आई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से ही पता चलेगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज से नहीं पता चलेगा। क्यों बच्चे? क्योंकि उसकी औसत स्पीड तो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब बहुत धीरे चल रहा है। और जब बहुत धीरे चल रहा है बच्चे तो चोट कम आनी चाहिए। तो ये 30 जो है बच्चे, ये 30 जो है ये औसत परिवर्तन की दर है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चे। कोई चीज़ एवरेज कैसे मूव कर सकती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। अब कोई चीज़ एवरेज कैसे मूव करेगी, कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्चे 10 बजे पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर पहुंच गया 12 बजे, तो हमने बोला इसकी जो चाल थी, जो इसकी स्पीड थी प्यारे बच्चों, वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब आप ये बताओ, क्या ये 30 किलोमीटर हर पॉइंट पे स्पीड रही होगी? क्या संभव बच्चे? अपने मन में बताओ, आपके मन की बात मुझे सुनाई दे जाएगी। और आपके मन से आवाज़ आ रही है कि हर पॉइंट पे एक समान स्पीड होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब वो घर से चलना प्रारंभ किया होगा, जब वो गाड़ी स्टार्ट किया होगा, तो उसकी स्पीड 0 थी, फिर स्पीड 1 हुई होगी, फिर स्पीड 2 हुई होगी, फिर स्पीड 10 हुई होगी, है ना बच्चे, फिर 15 हुई होगी, फिर 20 हुई होगी, फिर 30 हुई होगी, और फिर ऐसे बच्चे और स्पीड बढ़ी भी होगी। और फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ तक कि वो 50 तक गया होगा, 70 तक गया होगा, 80 तक गया होगा, और फिर धीरे धीरे स्पीड फिर स्लो हुई होगी। जब गाड़ी उसने रोकी तब ना धीरे धीरे ब्रेक लगा के रुकेगा। इकट्ठा अगर ब्रेक मार देगा तो उलट जाएगा ना, फिर उसके मुंह से जो है बिना पान खाए ही लाल लाल हो जाएगा ना उसका पूरा यहाँ पे जो थोबड़ा है। तो बच्चे वही कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे 30 की रफ्तार से चलना संभव नहीं है। मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, औसत परिवर्तन की दर से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे किसी काम का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस काम का है कि हम ये अनुमान लगा पाएँ कि अगर हम 30 की स्पीड से चलेंगे तो मऊगंज से रीवा की दूरी 60 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर से चलेंगे तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट 11 बजे उसे कितनी चोट लगी होगी, कम चोट लगी है कि ज़्यादा चोट लगी है, ये बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से पता चलेगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, यह बतलाता है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त स्पीड क्या थी। मतलब ये बताने में सक्षम होगा कि t = 10 पे स्पीड क्या है। जब t = 10, जब 10 बजे हैं तो स्पीड क्या है, मान लो स्पीड 0 है, तब वो चलना प्रारंभ कर रहा है। फिर t = 10:01 पे, 10:01 पे स्पीड क्या है, t = 10:30 पे स्पीड क्या है, t = 11 बजे स्पीड क्या है। मतलब कहने का प्यारे बच्चों कि हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की मदद से हम स्पीड पता कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जितनी आसानी से मैंने ये बात बोल दी कि t आप टाइम बस रखते जाओ, आपको स्पीड मिलती जाएगी, वो कहानी इतनी आसान नहीं थी। मात्र इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लैम्ब्रिज और न्यूटन ने कितने साल लगा दिए, और लैम्ब्रिज और न्यूटन से पहले कितने गणितज्ञों ने कितने साल लगा दिए, और हार मान ली फाइनली कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं बता सकते। यार आप खुद सोचो ना यार, ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई कोई यहाँ हम उस व्यक्ति के पास हैं भी नहीं, ये जादू है कि नहीं है, हम उस व्यक्ति के पास हैं भी नहीं प्यारे बच्चे। और जब यहाँ से मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है 10 बजे और 11 बजे अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब हमें क्या पता कि वो 11 बजे कितनी स्पीड में था। मैजिक है बच्चे, मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिक है। इसीलिए इतने साल लगे इस गुत्थी को सुलझाने में, इस प्रॉब्लम को समझने में। लेकिन फाइनली लैम्ब्रिज और न्यूटन दोनों में से किसी एक ने इस समस्या का समाधान किया, और अपने बलबूते पर नहीं किया बच्चे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने में योगदान था,
असली योगदान बच्चे इनका नहीं था। असली योगदान तो एक बहुत ही प्यारे से, एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक का था जो आप पढ़ चुके हो, लिमिट। मैंने बोला था ना कि लिमिट जो है लिमिटेशन दूर करने आई है, सीमाएं लांघने आई है। लिमिट ने गणित को और भौतिकी को, यहाँ तक कि केमिस्ट्री को भी अनंत तक सोचने पर मजबूर किया। और ये सोच बच्चे कि एग्जैक्ट टाइम पर स्पीड क्या है, अनंत से कम नहीं है बच्चे। 5 साल की यात्रा करता है हमारा कोई भी सैटेलाइट, और 5 साल के हर सेकंड, हर क्षण की जानकारी हमें रहती है कि इतने दिन बाद, इतने मिनट बाद ये कितना दूर पहुंच गया होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, और अभी कितने दिनों बाद पहुंचेगा, कितने घंटे बाद पहुंचेगा, उसमें कितना ईंधन बचा हुआ है। ये सब जो गणित है जादू वाला बच्चे, वो सब अवकलन की देन है, और अवकलन प्यारे बच्चों लिमिट की देन है। कैसे, आप समझेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज समझने में क्या को निकालने में क्या दिक्कत जा रही थी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, और फिर कैसे उस दिक्कत का समाधान लिमिट में हुआ। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अवकलन के बारे में, अवकलन की जो सोच है, अवकलन की जो थॉट है, न्यूटन और लैम्ब्रिज और बहुत सारे साइंटिस्टों के दिमाग में पहले से ही आ रही थी, लेकिन वो एक पॉइंट पे लटक जाते थे और उन्हें लगता था कि मैथमेटिकली ये हम सोच रहे हैं ऐसा होता होगा, लेकिन हम गणितीय रूप से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस एक पॉइंट पे जाकर गणित के रूल फेल हो रहे थे। तो उन्हें लगा कि अगर मैथ के रूल फेल हो रहे हैं तो फिजिक्स वहां पे सही नहीं होगी। और कई बार तो न्यूटन ने ये मान ही लिया था कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या फिर अवकलन जैसा कोई कॉन्सेप्ट रियल में नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी एक थॉट है, और अगर वो हुआ तो एक जादू होगा, है ना बच्चे। लेकिन लोगों ने लिमिट से उस एक पॉइंट की समस्या को दूर किया, और जैसे ही वो समस्या दूर हुई बच्चे, न्यूटन के पांवों से जमीन हट गई होगी। मुझे बिलीव है यार, जब मैं सोचता हूँ इस चीज़ों को तो मुझे यकीन होता है कि जिस दिन वो समस्या न्यूटन को पता चली होगी, उसका समाधान लिमिट में जाके मिला, जिससे वो बरसों से परेशान थे और उनका दिमाग उधर जा नहीं रहा था, तो जब वो समस्या का समाधान हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो न्यूटन, लैम्ब्रिज, जितने भी साइंटिस्ट लगे रहे होंगे, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई होगी कि बाहर गणित और बाहर गणितज्ञ और बाहर मैथमेटिक्स और बाहर फिजिक्स। तो बच्चे बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, अभी अपन और बड़े कारनामे करेंगे। तो फिलहाल अपन देखते हैं कि अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फिर परिवर्तन की दर। बच्चे अब जब भी कोई आपसे कहे अवकलन ज्ञात करना, डिफरेंशिएशन फाइंड करना, तो आप ये समझ लो कि वो परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाह रहा है। अवकलन ज्ञात करना मतलब परिवर्तन की दर ज्ञात करना। कोई आपसे कहे अवकलन क्या है, आप बोलोगे अवकलन परिवर्तन की दर है। परिवर्तन की दर को ज्ञात करना ही अवकलन है। आकलन करना परिवर्तन की दर का डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है बच्चे। तो परिवर्तन की दर अपने सामान्य जीवन में क्या क्या होती है बच्चे, सोचो। अगर ये परिवर्तन की दर का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता तो हमें कितनी समस्याएं होती। पहली समस्या, आज के ग्राउंड है बच्चे, इस पे 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, एक इधर है एक इधर है। अब सोचो अगर 200 रन बने होते हैं, 200 रन बने होते हैं, टारगेट 200 रन का है बच्चे, और सपोज करो कि 80 रन में 5 विकेट इंडिया के गिर गए होते हैं। कितने ओवर है बच्चे, 10 ओवर में 80 रन 5 विकेट। बताओ कितने रन चाहिए अभी जीतने के लिए, 120 रन चाहिए अभी जीतने के लिए। कितने ओवर बचे हैं बच्चे, 10 ओवर बचे हैं। तो बल्लेबाज है या फिर हम लोग हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि 10 ओवर में 120 रन चाहिए, मतलब प्रति ओवर कितने रन चाहिए बच्चे, प्रति ओवर जो है प्यारे बच्चों कितने रन चाहिए, 120/10। तो बच्चे ये भी दर है, ये भी रेशियो है, ये भी परिवर्तन की दर है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है, दूरी रन है ना, इतना लंबा फासला तय करना है, अभी 80 से 200 तक जाना है, तो ये दूरी है, दूरी हो गया। टाइम क्या है, ओवर खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। तो बच्चे ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं है प्यारे बच्चों। फिर भी कॉन्सेप्ट तो मिलता जुलता है। तो मतलब कहने का कि अगर हम 12 रन है ना, 12 रन पर ओवर बनाएंगे तो अपन ये मैच को जीत जाएंगे। तो ये हमें क्यों पता है, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट जानते हैं,
है ना, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट जानते हैं प्यारे बच्चों। अब सोचो एक मिनट के लिए कि अगर ईश्वर हमारी याददाश्त गायब कर दे और हमसे एवरेज रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट हटा दे, ठीक है ना, तो अब बल्लेबाजी पर सपोज करो कोई भी हैं, आपके फेवरेट प्लेयर हैं, कोई भी हैं, मान लिया कि विराट कोहली हैं और AB डिविलियर्स हैं, या फिर रोहित शर्मा है और पांड्या है, कोई भी हैं, तो अगर उनके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट गायब हो गया, ठीक है, तो फिर 10 ओवर में 80 रन बन चुके हैं बच्चे, अब 120 रन और चाहिए 10 ओवर में, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने रन पर ओवर बनाने हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो फिर कोच आएगा बोलेगा मारते रहो, जब 120 जब 200 तक पहुँच जाएंगे तो अपन जीत जाएंगे। तो कितनी मुश्किल होती है बच्चे मैच को जीतने में, टारगेट ही नहीं है, 120 रन 10 ओवर में चाहिए, रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था जब, तो ये नहीं पता हो पाता कि एक ओवर में कितने रन चाहिए, परिवर्तन की दर का कॉन्सेप्ट नहीं था, औसत परिवर्तन की दर का, तो ये नहीं पता हो पाता कि एक ओवर में कितने रन चाहिए। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों समस्या ये है कि हमारे पास टारगेट नहीं है, कैसे मैच जीतेंगे, खेल रहे हैं, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, एक ये हो गया। और बच्चे डाउनलोड स्पीड होती है 1 MB 2 MB 1 GB होता है, तो आपका टाइमर आता है कि 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको अनुमान तो है कि हमारी स्पीड ये है और डेटा इतना सारा है, डेटा हो गया दूरी, है ना, और हमारी स्पीड अगर ये है बच्चे, तो इतने टाइम में चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गया डेटा का साइज, मान लो 1 GB, चाल 5 Mbps की स्पीड, 6 Mbps की स्पीड अपॉन टाइम, तो उससे अपन को टाइम मिल जाता है, तो पता लग जाता है कि हमारा जो 1 GB का डेटा है वो 15 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो लाइफ क्या बच्चे आसान हुई। तो डिफ्रेंशिएशन हमारे हर जगह पे है बच्चे, और एक तो मैं डिफ्रेंशिएशन का ऐसा एग्जांपल बताऊंगा बच्चे, आप जान के दंग रह जाओगे। डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करने वाली इतनी बेहतर मशीन आपके सामान्य जीवन में है, डेली लाइफ में है, जिसे आप डेली देखते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो कि अवकलन के कॉन्सेप्ट से बनी हुई है, और ये बहुत टफ था पहली बार बना पाना। अब तो आपको हर जगह दिख जाती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी अपन कहाँ पे थे, तो ये सब रेट ऑफ चेंज के उदाहरण थे। अब प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि इसको मिटाता हूं मैं और अवकलन के कॉन्सेप्ट को और करीबी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अब अपन समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने में, क्योंकि वही तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को निकालने में इतने वर्ष क्यों लग गए न्यूटन, लैम्ब्रिज और बहुत सारे महान साइंटिस्टों को, और कैसे लिमिट ने इस समस्या का समाधान किया। तो प्यारे बच्चों, सपोज करते हैं पॉइंट ए है हमारा, मान लिया कि जहाँ पे हम हैं मऊगंज में, और पॉइंट बी हमारा बच्चे रीवा है ना। इनके बीच की डिस्टेंस प्यारे बच्चों जो है वो 60 किलोमीटर है। कितनी है बच्चे? 60 किलोमीटर है। अब कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलता है 10 बजे और पॉइंट बी पर पहुंचता है 12 बजे। तो जब अपन इसकी स्पीड निकालेंगे बच्चे, स्पीड को चाल बोलते हैं प्यारे बच्चों। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी बच्चे? डिस्टेंस, है ना बच्चे, स्पीड क्या होगी? स्पीड होता है बच्चे चेंज इन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दूरी नहीं होती है बच्चे, वैसे होता है चेंज इन डिस्टेंस, कि डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। डिस्टेंस मतलब दूरी में परिवर्तन। भाई परिवर्तन होगा, चलोगे तो परिवर्तन होगा ना, यहां से वहां चले गए तो दूरी में परिवर्तन, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, समय अंतराल कहते हैं, है ना बच्चे, टाइम डिफरेंस कहते हैं, चेंज इन टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है? परिवर्तन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति यहाँ पे 0 किलोमीटर था, यहाँ बच्चे 60 किलोमीटर है, तो मतलब 60 अंतिम माइनस स्टार्टिंग, ये हो गया टाइम।
लास्ट है 12, चले थे अपन 10 पे, तो प्यारे बच्चों कुल मिला के 60/2 आ गया, तो हो जाएगा 2/6, तो मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से बच्चे हमें स्पीड मिली चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम से। हमने बोला है डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव तरीके से चेंज हो रही है। तो दूरी क्या है? दूरी है दो चेंज का अनुपात, पहला चेंज डिस्टेंस का चेंज अपॉन समय का चेंज। तो ये तो एवरेज हो गया बच्चे। अब अगर कोई हमसे ये कहे कि कोई व्यक्ति 10 बजे चलना प्रारंभ करता है, वही व्यक्ति, और एक दिन 11 बजे प्यारे बच्चों, एक दिन 11 बजे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि t = 5 सेकंड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब बताओ उसे कितनी चोट लगी होगी, है ना बच्चे, उसे कितनी चोट लगी होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें समस्या क्या हो रही है? जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ, है ना बच्चे। अभी आपने देखा था कि चाल स्पीड इक्वल टू क्या था? चेंज इन डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे बता रहा हूँ अगर समझ गए तो, अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब दूरी में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, है ना बच्चे। तो अब देखो, आपने देखा होगा पिछला मैंने बताया था जब अपन यहाँ से A से B की बात कर रहे थे, तो दूरी में परिवर्तन के लिए बच्चे 2 पॉइंट चाहिए। जब भी परिवर्तन की बात होगी वहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, है ना। अगर एक ही पॉइंट है तो फिर क्या परिवर्तन? जैसे मैं अभी यहाँ पॉइंट A पे हूँ तो मैं 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे हूँ। जब मैं B पहुँच गया तो मैं 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुँच गया। ये 60 कहाँ से आया बच्चे? 60 में 0 को माइनस करने से। आप इसको इस तरीके से समझो बच्चे कि अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो बच्चे आप अगर 3 पर हो, 3 से 5 में गए तो मतलब आप कितना चले? आप चले बच्चे 2 चले ना। आप अभी 3 पर हो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है 5। तो अगर मैं बोलूँ चेंज इन डिस्टेंस मतलब दूरी में परिवर्तन, तो मुझे फार्मूले के हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा। अंतिम स्थिति लास्ट पोजीशन कितना है बच्चे? 5 है, माइनस प्रारंभिक स्थिति फर्स्ट पोजीशन 3 है, तो इससे मुझे मिला बच्चे 2 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो जब भी आप चेंज की बात करो, अरे यार सिंपल सा फेयर एंड लवली का प्रचार देखो, दिखाता है बिफोर, जब फेयर एंड लवली नहीं लगाती थी तो एकदम काली सी कोयला लपेट के मेरे जैसे बिल्कुल, और फिर आफ्टर फेयर एंड लवली लगाने के बाद, तो मतलब फेयर एंड लवली का चेंज दिखाने के लिए भी 2 पॉइंट की आवश्यकता है। पहले जब नहीं लगाती थी, अब जब लगाती है, तो जब भी चेंज की बात आएगी बच्चे वहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए। तो हमें A और B 2 पॉइंट मिल गए थे, तो अपन ने क्या निकाल दिया था प्यारे बच्चों? अपन ने निकाल दिया था 60 - 0 अपॉन टाइम में परिवर्तन 12 - 10 तो इज इक्वल टू 60/2 तो इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक्सीडेंट हुआ प्यारे बच्चों t = 5 पर, या फिर मैं कहता हूँ पॉइंट C पर एक्सीडेंट हो गया, अब t = 5 सेकेंड लो, या फिर प्यारे बच्चों आप क्या ले लो, कोई टाइम ले लो, है ना। 5 सेकेंड बाद में कहता हूँ इस एक्सीडेंट हुआ। तो प्यारे बच्चों अब आप देखना कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर चाहिए। मतलब हमें ये पता करना कि भाई इस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी, और आपने अभी देखा किसी पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो जब मैं बोलूँगा चेंज इन डिस्टेंस मतलब दूरी में परिवर्तन, क्या कहूँगा बच्चे? दूरी में परिवर्तन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब बच्चे कि समय में क्या परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन। जब मुझे दूरी में परिवर्तन मिलेगा, समय में परिवर्तन मिलेगा, तब तो बच्चे मैं क्या निकाल पाऊंगा? तब तो बच्चे मैं
चाल निकाल पाऊंगा, स्पीड निकाल पाऊंगा। अब बच्चे इस बार समस्या ये है कि चेंज इन डिस्टेंस, तो अब यही एक पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है। हमें पहले इन दो पॉइंट के बीच स्पीड निकालनी थी, तो दो पॉइंट मिल गए थे तो हमने 60 माइनस 0 कर दिया था। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 5 माइनस 3 कर दिया था। अब बच्चे यहाँ एक ही पॉइंट है प्यारे बच्चों, जब अपन सिर्फ सी पॉइंट की बात करेंगे, एक ही पॉइंट की बात करेंगे, मतलब जैसे अपन जब ए से बी की बात किए थे तो हमें पता था कि ए से बी के बीच दो पॉइंट थे, तो 60 माइनस 0 चेंज इन डिस्टेंस आ गई थी 60 किलोमीटर, और 12 माइनस 10 चेंज इन टाइम आ गया था, दूरी में परिवर्तन आ गया और समय में क्या परिवर्तन हुआ ये आ गया। अब जब अपन पॉइंट सी पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे बच्चे, तात्क्षणिक परिवर्तन के दर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या समस्या आ रही है कि जब अपन इस पॉइंट पे निकालेंगे चाल, इस पॉइंट पे अपन बच्चे निकालेंगे स्पीड, तो एक ही पॉइंट सी पर एक ही पॉइंट है, तो कैसे निकाल पाओगे चेंज? फिर भी निकालते हैं। तो एक ही पॉइंट पे हम चेंज होता है, परिवर्तन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो पॉइंट सी पर अंतिम स्थिति भी सी रहेगा और प्रारंभिक स्थिति भी सी रहेगा। लास्ट पोजीशन भी सी है, एक ही पॉइंट है, लास्ट पोजीशन भी सी है और फर्स्ट पोजीशन भी सी है। अब बच्चे टाइम में, अब t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हुआ है तो लास्ट टाइम भी 5 ही होगा, और भाई एक ही उसी टाइम पे एक ही पॉइंट है, तो टाइम में चेंज ही कहाँ हो रहा है? चेंज कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। भाई मैं बोलूँ 10 से 12 बजे के बीच टाइम में कितना चेंज हुआ? आप बोलोगे 2 घंटे का। मैं बोलूँ 10 बजे टाइम में कितना चेंज होगा? आप बोलोगे सर 10 बजे 0 चेंज होगा। भाई 10 बजे एक ही पॉइंट आप दे रहे हो, है ना, तो 5 आ गया, पूरा कैंसिल होगा बच्चे, और जो चाल है वो आ जाएगी प्यारे बच्चों 0/0। और आपने लिमिट में पढ़ा था बच्चे 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। गणित में इसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो 0 के अपॉन में ही 0 आ जाए। तो यहीं पे जाके न्यूटन बाबा, लैम्ब्रिज बाबा और बहुत सारे जो बाबा थे उनका बाजा बज जाया करता था कि भाई अब क्या करें यार। मतलब जितनी भी स्पीड निकालोगे, चाहे पॉइंट सी पर निकाल लो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, चाहे पॉइंट आगे कहीं निकाल लो, आंसर तो भाई 0/0 ही मिलेगा। क्योंकि हर पॉइंट पे दूरी में परिवर्तन 0 होगा और हर पॉइंट पे समय में परिवर्तन 0 होगा। और 0/0 मैं कहता हूं बच्चे 0/0 अगर 0 भी होता, सपोज करो होता तो इनफाइनाइट है, 0/0 अगर 0 भी होता तो क्या कर लेते ये महान साइंटिस्ट? क्या उसकी स्पीड यहाँ पे 0 रही होगी? स्पीड 0 रहेगी तो एक्सीडेंट कैसे होगा बच्चे? खड़े खड़े हो जाएगा। अब आप बोलोगे हाँ सर कोई आके ठोक गया तो फिर अलग बात है। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ था, बहुत कुछ सोचते थे ये साइंटिस्ट लेकिन कर नहीं पाते थे। फिर किसी महान व्यक्ति ने बोला कि जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अगर चाल और डिस्टेंस और टाइम में एक फंक्शन बनाया जाए बच्चे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। तो हमने प्यारे बच्चों क्या किया था, लिमिट में हमने यही पढ़ा था कि लिमिट में हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, उन फंक्शंस पर फोकस करते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाते हैं। जैसे ये t = 5 पर अनडिफाइंड हो गया, तो लिमिट का काम ही था कि जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। तो t = 5 पे अनडिफाइंड हो रहा है तो t = 5 पे निकाल भाई, क्या होगी वैल्यू, क्या होगी स्पीड, क्या होगी चाल। तो भैया जैसे ही लिमिट का कॉन्सेप्ट आया ना, इन सब की नींद उड़ गई। यार हम तो इतने महान साइंटिस्ट थे, पर हम क्यों नहीं सोच पाए जो लिमिट वाले बंदे ने सोचा। तो लिमिट एक जादुई कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, और लिमिट की वजह से इतनी शानदार गुत्थी सुलझाई गई और जो हमारे सामने है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अब अपन देखते हैं कि कैसे लिमिट में, जब लिमिट की स्टार्टिंग हुई, लिमिट के बारे में बताया गया कि इस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो फिर कैसे प्यारे बच्चों, कैसे अपन ने इसको सॉल्व किया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिमिट आने के बाद भी तुक्के से सॉल्व हुआ डेरिवेटिव, मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करना है, बस ये पता था कि डिफरेंशिएशन है
रेट ऑफ चेंज, हमें चेंज पता करना है। सपोज करो आप उन्होंने 3 स्टेप फॉलो किए। पहला स्टेप बता रहा हूँ आपको, पहला स्टेप था बच्चे उनका। अब इसके बाद का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। अभी तक कहानी थी, अब मैथमेटिकल उसका अपन इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो बच्चे उन्होंने 3 स्टेप बनाई। सपोज करो जब वो पॉइंट ए पर था, फिर पॉइंट बी पर था, यहाँ 10 बजे था, यहाँ पे वो 12 बजे था। मैं मान लें t=5 सेकंड पे वो यहाँ पे था, t=5 सेकंड पे वो यहाँ पे था पॉइंट सी पर। तो इन्होंने एज्यूम किया, इन्होंने बोला क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हम एक पॉइंट इसके बहुत करीब बनाए बच्चे, बहुत करीब बनाए। t=5 है लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट हम t=4.9999999999 जितना हो सके बच्चे उतना करीब ले जाओ 5 के, इतना पास बना दें। अब कोई कहे अगर मैं तुमसे कहूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, बना दिया। फिर मैं तुमसे कहूँ 4.999999 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो बच्चे दूर से देखने पर, क्या दूरबीन लगा के देखने पर भी दोनों लाइन सेम दिखेगी ना। तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, 4.99999 और 5 में दोनों लगभग सेम हैं। लेकिन हाँ, मैथमेटिकली तो दोनों में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा डिफरेंस है बच्चे। मतलब ये वाला टाइम हम इस वाले टाइम के बहुत करीब ले रहे हैं, बहुत करीब, इतना करीब कि बोलते भी वो गायब हो जाए, है ना बच्चे। तो उन्होंने क्या अज्यूम किया, ये सब तुक्का चल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर निकालनी है, उस पॉइंट के बहुत करीब लगभग उसी पॉइंट के इक्वल हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लो वो ये पॉइंट ले लिया, ये इनका पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था कि जो भी पॉइंट है जहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है, उसके बहुत करीब एक दूसरा पॉइंट लेते हैं प्यारे बच्चों। अब दूसरा पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट में 0 के बराबर ही अंतर है, लेकिन 0 नहीं है ना। कितना अंतर होगा अगर दोनों को माइनस करूं तो 0.000000000000000000001 इतना अंतर है भाई। ये कुछ है क्या? तुम्हारे पिताजी की अगर जायदाद 1 करोड़ भी होगी, 1 करोड़ भी होगी, उसका अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें 0.0000000000001% दें, बोले बेटा मैं तुम्हें अपनी जायदाद का 0.000000001% दे रहा हूं, तो आप बोलोगे पिताजी रखे रहिए, नहीं चाहिए। सीधे बोल दो ना कि दे ही नहीं रहे हैं। ये 1 करोड़ के नोट में जो रबड़ लगी होगी, है ना, गड्डी में जो रबड़ लगी होगी, उस रबड़ की कीमत से भी कम है पैसे ये, तो क्या करेगा वो? तो मतलब 0 के लगभग ही डिफरेंस है, लेकिन 0 नहीं है। ये मजेदार बात है, इंटरेस्टिंग बात है, सोच कितनी बेहतर है, ठीक है बच्चे। क्योंकि अपॉन में वो 0 आ रहा था, तो 0 अपॉन में आता है, भाग नहीं होता। तो अब 0 के बराबर ही लेकिन कोई और संख्या अपॉन में आएगी तो भाग हो जाएगा, और जब भाग हो जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगी। ये तो लिमिट का खेल था। उसके बाद प्यारे बच्चों, वहां पे एवरेज स्पीड निकालने का इन्होंने प्रयास किया। तो अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे चाल, एवरेज औसत चाल, जहां पे ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है, वहां पे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है। तो औसत चाल जो होगा बच्चे, औसत चाल क्या है? औसत चाल होगा दूरी में परिवर्तन, है ना बच्चे। दूरी में परिवर्तन मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन समय में परिवर्तन मतलब बच्चे चेंज इन टाइम, तो प्यारे बच्चों, औसत चाल, दूरी में परिवर्तन, बच्चे जब भी परिवर्तन होता है ना, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस परिवर्तन को दर्शाने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल पहली बार किया गया। तो डेल्टा डी, डिस्टेंस, जहां डेल्टा लग जाए बच्चे तो
डी क्या है, दूरी है, तो दूरी में परिवर्तन, या फिर डेल्टा डिस्टेंस कर दें, या फिर डेल्टा दूरी कर दें। समय में परिवर्तन बच्चे, समय परिवर्तन कितना हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है बच्चे 5, अंतिम समय मतलब 5, प्रारंभिक समय 4.9999999999। तो बच्चे इसे अपन डेल्टा दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, डेल्टा डी बोल सकते हैं। ये टाइम है बच्चे, तो डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें औसत चाल अब कुछ मिलेगी। क्यों मिलेगी? अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये दूरी मान लो मैं कहता हूँ कुछ भी है, दूरी मान लो डी ही है बच्चे, तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0.000000000001 है। तो अब इसका भागफल होगा ना कुछ तो आंसर आएगा ना। जीरो तो नहीं है ना, जीरो के बराबर भले है, जीरो और इसमें डिफरेंस भले है। फायदा क्या हुआ, अब डिवीजन होगा, अब मैथ अप्लाई होगी, और जहाँ मैथ अप्लाई होती है बच्चे वहाँ सब हो जाता है। तो ये मैजिक था, ये 3 स्टेप थे। अब फिर इसका ये आगे चल के लिमिट निकाल देते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इसका वो लिमिट निकाल देते हैं, और यही लिमिट रेट ऑफ चेंज बन के आता है और बहुत सारे फंक्शंस में अप्लाई किया जाता है। और उन फंक्शनों का प्रैक्टिकल करते हैं तो ताजुब मान जाते हैं कि उन्होंने जो निकाला है, मतलब 2 पॉइंट मान के औसत चाल निकाल के, औसत चाल की लिमिट निकाल के जो रिजल्ट आ रहे थे बच्चे, वो रेट ऑफ चेंज के बराबर आ रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई किया, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बस हो, गाड़ी हो, चीज़ें हों, ऑटोमेटिक मशीनें हों। मनुष्य पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य अपने मन के हिसाब से चलता है। आप जो रॉकेट बना रहे हो आपके हिसाब से चलेगा, तो रॉकेट पे अप्लाई कर सकते हो, है ना, गाड़ी वाहन पे अप्लाई कर सकते हो, एरोप्लेन पे अप्लाई कर सकते हो, मनुष्य पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूं बच्चे, मनुष्य क्या है, क्या पता कब आप एक्सीलेटर तेज कर दिए, भीड़ भाड़ गए। जैसे हमारा ठाकुर बुलेट लेके चलता है, अब ठाकुर पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक, रीवा जाना है ठाकुर को, है ना, तो अब ठाकुर यहाँ से चले बेचारे। अब ठाकुर घर में तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन देख के तो लगता है कि चलता है उनका। तो क्या किए, अब यहाँ देव तालाब में रुके, एक गोमती के पास, बोले 20 रुपया वाला राजश्री, 20 रुपया वाला राजश्री खा ली, है ना। वैसे चलते हैं ठाकुर 10 बजे, पहुँचते हैं 12 बजे, पहुँचते हैं 12 बजे। तो यहाँ से पापा बोले हाँ चला गया ठाकुर, चला गया। 10 बजे गया है, 12 बजे पहुँचा। तो घर वालों को लगा अरे ठाकुर बड़ा अच्छा लड़का है, मतलब 60 किलोमीटर का सफ़र, ये है ना 60 किलोमीटर, मऊगंज से रीवा 60 किलोमीटर, मतलब ठाकुर 60 किलोमीटर का समय सफ़र 2 घंटे में तय करता है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। पिताजी खुश, मामा के यहाँ जा रहे थे, मामा भी खुश कि भांजा बड़ा अच्छा है, मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, क्या लड़का है। अब मामा जी पिताजी क्या जाने कि ठाकुर तो यहाँ से समय से चले थे, लेकिन देव तालाब में गाड़ी रोके, इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा, चलो एक राजश्री खा लेते हैं। 20 वाला राजश्री खाए, 5 मिनट यहाँ लग गया, है ना बच्चे। यहाँ कुछ और स्पीड से चले, ठीक है। अब आगे आए रघुनाथगंज में लगा एक आध पौवा लगा लेते हैं। तो अब पौवा लगा लिए यहाँ पे, है ना, पौवा लगा लिए मान लो 150 रुपये वाला यहाँ पे, तो यहाँ भी समय बर्बाद हुआ। अब जब यहाँ पौवा लगा के निकले, अब पहुँच गए रायपुर करचुलियान, रीवा से 10 किलोमीटर दूर पहुँच गए। तो उन्हें लगा कि अब यहाँ भी एक पान की गोमती में उतर के पान वान खा लेते हैं ताकि स्मेल न करे शराब, नहीं तो मामा जी पीटेंगे, पापा को बताएंगे भी। तो यहाँ भी वो अपना स्मेल वगैरह व्यवस्थित करने लग गए। तो ये सब करते करते यहीं पे उनको बज गया था 11:55 यहीं हो गए सपोज करो ठाकुर को। अब 5 मिनट में 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। अब स्पीड में जाते हैं, कहीं पे स्पीड में जाते हैं, मतलब पहले जाते हैं तो उनका शर्ट उड़ता है, फिर और तेज जाते हैं 50 पे, फिर 80 पे, 90 पे जाते हैं, शर्ट की बटन टूट जाती है। 100 पे पहुंच जाते हैं, लगता है बाल उखड़ जाएंगे। 110 पे जाते हैं तो अपना जो शर्ट की बटन टूट गई, शर्ट उड़ के पीछे वाले के चेहरे में लग गया, जो बाइक से आ रहा है वो भी गिर गया बेचारा। इतनी स्पीड में आते हैं। तो यहीं कहीं t = 5 सेकंड में सरक जाते हैं
एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी सी जान बची रहती है, मामा जी को फ़ोन लगाते हैं कि मामा जी एक्सीडेंट हो गया। तो मामा जी को लगाया, अबे तुम इतने धीरे आते हो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हो, अबे तुम्हें लगा ही ना होगा, सड़क गए होगे तो खड़े हो जाओ। अब मामा जी को क्या पता कि तुम यहाँ चल तो 10 बजे देते हो, पर पहले राजश्री खाते हो, फिर पौवा लगाते हो, फिर पौवा वाला सुगंध हटाते हो, है ना। मतलब तुम 2 घंटे तो यहीं ले लेते हो, अब पूरी स्पीड यहाँ कवर करते हो। उन्हें क्या पता तुम 120 की रफ्तार से चल रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इंसान पे अप्लाई नहीं होगा। इंसान का मन है बच्चे कुछ करने का, वो कर रहा है। निर्जीव चीज़ों पर, हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ों पर ये रूल अप्लाई होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 3 स्टेप क्या किया गया था, पहले एज्यूम किया गया था जिस पॉइंट पे निकालना है t = 5 पर, तो उसके बहुत करीब उसी के बराबर 4.99999 5 के बहुत करीब है, 5 के बराबर भी है, और अगर गणितीय रूप से बोलें तो बराबर नहीं भी है। इसका कॉन्सेप्ट यूज किया, उसी पॉइंट पे एवरेज स्पीड निकाली और उसी एवरेज स्पीड वाले फंक्शन का लिमिट निकाल दिया तो डिफरेंशिएशन मिल गया। ये कहानी थी बच्चे डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। उसके बाद प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा इसका अपन गणितीय रूप देख लेते हैं। उन्होंने किया क्या बच्चे, आप ये चीज़ तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो में जिस टाइम पे आ रहा है मैं उस टाइम को डाल दूंगा कि जिसको ये कहानी नहीं सुननी थी वो ये चीज़ तो मैथमेटिकल जो मैंने बताया है ये आपको ज़रूर सुनना है। और मैंने कई दफ़ा कहा है आत्मा से पढ़ो मैथमेटिक्स तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला बच्चे। तो अब देखो हुआ क्या, सपोज करो एक फंक्शन था y = f(x). फंक्शन क्या था बच्चे, सपोज करते हैं कि y = f(x), x का एक फंक्शन है। इस फंक्शन को आप समझते हो ना। सपोज करें y = x+1 है, x+1 है, मतलब y जो है x का फंक्शन है। इसका मतलब होता है x और y के बीच एक संबंध है, एक रिलेशन है बच्चे, है ना। मतलब जब मैं x को चेंज करूंगा तो y अपने आप चेंज होगा। अगर मैं x = बच्चे 1 करता हूं तो y = x के स्थान पे 1 तो y = 2 आ जाएगा। अगर बच्चे मैं x = 2 करता हूं तो y = x+1 से y = x के स्थान पे 2 तो y = 3 आ जाएगा। मतलब ये दोनों x और y क्या हैं, कनेक्टेड हैं। इनमें अपन चेंज निकाल सकते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चे y = f(x) का अवकलन ज्ञात करना, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, मतलब ये पता करना कि x के रिस्पेक्ट में जब मैं x में चेंज करता हूं उसके हिसाब से y में क्या चेंज होता है। आप ये समझ लो बच्चे कि x टाइम है और y स्पीड है। जब मैं टाइम बदल रहा हूं t = 5 सेकेंड, t = 4 सेकेंड, तो स्पीड क्या है उस वक्त, तो x हमारा टाइम हो गया, y हमारी स्पीड हो गई, ठीक है बच्चे। तो उन्होंने क्या किया, अब वो ये बात समझ गए थे कि चेंज निकालना है हमें, रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज दो वस्तुओं का अनुपात है, दो चेंज का अनुपात है। तो चेंज इन स्पीड निकालना है और चेंज इन टाइम निकालना है। अगर मुझे x के सापेक्ष में y में चेंज चाहिए तो मुझे चेंज इन x चाहिए और चेंज इन y चाहिए। तो अगर मुझे y का अपकलन करना है तो मतलब मुझे y के परिवर्तन की दर निकालनी है, रेट ऑफ चेंज इन y निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो उन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने क्या किया कि y = f(x) हमारा फंक्शन है। तो उन्होंने किया ये कि x में बच्चे थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे मैंने अभी किया। x = y = x+1 था तो मैंने x = 1 लिया तो y भी चेंज हो गया। तो जब मैं x में छोटा सा, डेल का मतलब स्मॉल चेंज होता है, बहुत सूक्ष्म, जैसे मैंने किया था 5 लिया और 4.9999 लिया। तो जब x में चेंज करोगे बच्चे तो y में ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो मैं मानता हूं कि x में डेल x चेंज करने पर y में डेल y चेंज होता है। x में स्मॉल चेंज, अल्प वृद्धि, डेल x करने पर y में अल्प वृद्धि डेल y हो जाती है, ठीक है बच्चे, ये हुआ। तो अब देखो मुझे y का अपकलन करना है, मतलब मुझे y का परिवर्तन ज्ञात करना है। तो परिवर्तन कितना हुआ बच्चे, ये परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन हमने x में किया था, x में किया था, x में किया तो हमें x पता है, y में तो x के कारण हुआ ना।
तो मतलब ये कहने का कि ये डेल एक्स मैंने खुद से किया है, लेकिन ये डेल वाई नियम से हुआ है। तो ये तो मुझे पता है कि मैंने 1 किया कि 2 किया कि 3 किया, लेकिन ये वाई में क्या चेंज हुआ ये मुझे नहीं पता है। तो मुझे यही डेल वाई निकालना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप खुद से बताओ, अगर आपको डेल वाई निकालना है तो आपको ये वाई हटाना पड़ेगा। तो वाई कैसे हटेगा? तो दोनों पक्षों में उन्होंने क्या किया, ये सब तुक्का चल रहा था, दोनों पक्षों में y प्लस डेल वाई है, इधर क्या है f ऑफ x प्लस डेल एक्स है। दोनों पक्षों में बच्चे उन्होंने y माइनस कर दिया। y क्या कर दिया? दोनों साइड माइनस कर दिया। तो अब जब दोनों साइड y माइनस किया तो ये y और ये y क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बच्चे? डेल y बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों? डेल y बचा। तो जब डेल y बचा है बच्चे, तो डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स, हमें यही निकालना है ना, y में परिवर्तन। अपकलन मतलब परिवर्तन, चेंज। तो मिल गया ना, एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस y इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, हम बोलेंगे सिंस हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x था प्यारे प्यारे बच्चों। तो y के स्थान पे अपन एफ ऑफ x कर दिए। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, आपका वेट 50 केजी है, आपका वेट 50 केजी है। मैं कहता हूँ एक दिन आप बहुत खाना खाते हो, केला खाए जा रहे हो, पता नहीं पेट में कौन बैठ गया अंदर। तो केला खाने के बाद आपका वेट हो गया 54। अब कोई कहे कि आपके वेट में कितना चेंज आया, तो क्या करोगे आप अपने नए वाले वेट में पुराना वाला वेट माइनस कर दोगे, तो आपको आपका चेंज इन वेट मिल जाएगा। चेंज इन वेट मिल जाएगा। तो बच्चे y मेरा फंक्शन था, तो चेंज करने पर क्या हो गया, f ऑफ x प्लस डेल एक्स। तो नए वाले फंक्शन में, सॉरी ये नया वाला फंक्शन है, पुराना वाला फंक्शन है, नए वाले वेट में पुराना वाला वेट माइनस किया तो चेंज इन वेट मिल गया। तो नए वाले फंक्शन में पुराना वाला फंक्शन माइनस करूंगा तो चेंज इन फंक्शन मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना बच्चे। तो फिर यहाँ ये तो आ गया एवरेज चेंज। क्या आ गया बच्चे? ये एवरेज चेंज आ गया। और एवरेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है बच्चे? एक्स के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो बस ये जो काम थर्ड स्टेप, 2 स्टेप तो उन्होंने सोच समझ के करी थी कि यहाँ तक तो हमारा भी दिमाग जा रहा है कि पुराना वाला वजन नया वाला वजन माइनस पुराना वाला वजन, तो वजन का चेंज मिल गया। यहाँ तक तो हमारा भी दिमाग जा रहा है। अब थर्ड स्टेप, ये एवरेज स्पीड आ गई बच्चे, एवरेज चेंज आ गया। थर्ड स्टेप जो किया उन्होंने वो जादू वाला काम था। उन्होंने बोला कि चेंज हमें निकालना है y के सापेक्ष में। और बच्चे एक बात जान लो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो अपॉन में रहता है। चाल निकालते हैं समय के रिस्पेक्ट में, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना बच्चे। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो अपॉन में रहता है, ध्यान रहे आपको ये बात। तो अपन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x अपॉन में किया। उन्होंने क्या किया, इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x था समीकरण नंबर 1। अब इसे आप समीकरण नंबर 2 कर लो, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण 2 में डेल x का भाग करने पर दोनों पक्षों में, तो यहाँ आ गया डेल x और f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, है ना बच्चे। तो अब फिर ऐसा करने के बाद ये उन्होंने एक जादू का झटका लगा दिया, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो रहा था, अपन ने देखा है वहाँ पे। तो इन्होंने इसकी लिमिट ले ली, लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0, डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0 और डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी आएगा लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0 और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो बच्चे ये जो निकला, ये जो फार्मूला निकला बच्चे, यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सब लिखने का तरीका थोड़ा सा आसान बना दो, ये लिमिट वगैरह आप लिख रहे हो, इससे अच्छा है कि जब आपने अपने औसत चाल की, ये क्या है बच्चे, औसत एवरेज रेट ऑफ चेंज था, कि लिमिट निकाल देते हो तो अवकलन बन जाता है।
अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का डी इस्तेमाल करो तो ये लगे कि ये लिमिट नहीं, अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बच्चे इसके स्थान पे डी वाई अपॉन डी एक्स रख दिया, जो हो गया लिमिट डेल एक्स इज चेंजिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। बच्चे परेशान नहीं होना, ये मैंने आपको बता दिया, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये इसे अपन फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, प्रथम सिद्धांत कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये पहला सिद्धांत था लिमिट से अवकलन निकालने का, डिफरेंशिएशन निकालने का। और अगले वीडियो में हम अवकलन के जितने फार्मूले पढ़ने वाले हैं बच्चे, 15, 20, 50, वो सब के सब फार्मूले इसी मेथड से निकाले गए हैं। तो क्योंकि एक फार्मूला मैं निकाल के बताऊंगा आपको कि एक फार्मूला निकालने में कितनी मेहनत लगी होगी, है ना बच्चे। इस फार्मूले का यूज होता है तब जाके फार्मूला निकलता है। तो इसीलिए अपन डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, बार बार लिमिट, बहुत लंबा क्वेश्चन होगा बच्चे, अपन देखेंगे एक करके, सिंपल वाला x पावर n वाला अपन करके देखेंगे, बाकी सबको याद करेंगे, सिर्फ एक फार्मूला भी प्रूव करेंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल में तो सारे करने हैं अपने को, ठीक है बच्चे लोग, तो अपन इसको ध्यान से करेंगे। तो ये जो चीज़ थी ये लिमिट है, मतलब चेंज का अगर आप अवकलन कर दो, जो आपका चेंज हुआ, औसत चेंज हुआ, उस चेंज के रेशियो का, उस चेंज के अनुपात का, परिवर्तन की दर का अगर आप लिमिट निकाल दो, परिवर्तन की दर का अगर आप लिमिट निकाल दो, तो क्या बन जाता है, अवकलन बन जाता है बच्चे। बुक में भी यही सेम दिया हुआ है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अवकलन की कहानी आपको सही तरीके से समझाने में सफल हुआ। अगर नहीं हुआ बच्चों तो कमेंट करना। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब पता नहीं मैं इसको अपलोड करूं कि ना करूं, आपसे पूछ के ही करूंगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया बच्चे, क्या करें। लेकिन अगर कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो नोट करके मुझसे पूछना ज़रूर बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक फार्मूला प्रूव करूंगा इसी टेक्निक से, तो आप समझ जाओगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था, सर ने क्यों बताया। उसके बाद अपन फार्मूले करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।